हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का नाम है संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं संसाधन एंड विकास यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है आपका रिसोर्सेज यानी संसाधन। ये होते क्या हैं संसाधन? रिसोर्सेज everything in our environment which can be used to satisfy our need provided they are technological accessible economically feasible and culturally acceptable। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब वे सारी चीज़ें यानी वे सारी वस्तुएं जो हमारे वातावरण में उपलब्ध हैं यानी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं तथा मानव उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन यानी रिसोर्सेज कहते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर देखा जाए तो काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम तकनीकी के आधार पर इनको 4 भागों में बांट सकते हैं रिसोर्सेज को। फर्स्ट है आपका बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर हो गए आपके संसाधन। सेकंड है आपके बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के यानी समाप्यता के आधार पर। थर्ड आपके बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के स्तर पर। और नंबर 4 है आपका बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर हो गए आपके। ठीक है सर। फर्स्ट है आपका बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब इसी में अभी देखते हैं बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका बायोटेक यानी जैव संसाधन। सेकंड होता है आपका अबायोटिक यानी अजैव संसाधन। अब देखते हैं फर्स्ट संसाधन कौन सा है आपका। फर्स्ट है आपका बायोटिक रिसोर्सेज यानी जैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या होता है कि वे संसाधन जिनमें जीवन होता है यानी इनमें लाइफ थिंकिंग पाई जाती है, यानी वे इसमें बायोटेक में वे सभी संसाधन आते हैं जो जीवित होते हैं। जैसे कि देखते हैं हमारा ह्यूमन है यानी मनुष्य हैं, प्राणी जात हैं, ट्रीज़ हैं, फिशरीज़ हैं यानी आपकी मछलियां हैं, पेड़ हैं, ये सभी आपके किस में आते हैं? बायोटेक में। सेकंड है आपका अबायोटिक यानी इसमें अजैव संसाधन आते हैं। अब अजैव संसाधन होती क्या हैं इन्हें भी देख लेते हैं। अजैव संसाधन होते हैं आपके जिनमें जीवन नहीं होता है यानी नॉन लाइफ थिंकिंग पाई जाती है। एग्जाम्पल है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स यानी आपकी रॉक्स यानी चट्टानें और मिनरल्स यानी धातुएं यानी जीवाश्म ईंधन होता है जो कि अजैव में आता है, अजैव संसाधनों में आता है। सेकंड आपका बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्यता के आधार पर। देखिए सर, समाप्यता के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के। फर्स्ट होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड होता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं? ये होते हैं आपके नवीनीकरण योग्य संसाधन होते हैं। नवीनीकरण संसाधन में वे सभी संसाधन आते हैं जो ख़त्म नहीं होते यानी जो कभी समाप्त नहीं हो सकते तथा उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है यानी उनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। एग्जाम्पल है आपका विंड एनर्जी, सोलर एंड वाटर। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, सोलर यानी सौर ऊर्जा और आपकी वाटर है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते तथा इनको ये दोबारा बनते रहते हैं। सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वे सभी संसाधन आते हैं जो समाप्त या ख़त्म हो जाते हैं। अब ये समाप्त या ख़त्म हो जाते हैं तथा ये पुनः उत्पादित नहीं हो सकते यानी वे संसाधन जो ख़त्म हो जाते हैं तथा उनको पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता यानी उन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे कि आपका फ्यूल है, पेट्रोल है यानी आपका जो जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन है, इसको कभी भी हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। एक बार जो प्रयोग हो गया वो हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट रिसोर्सेज है आपका बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। अब ये स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन, ये भी देख लेते हैं हम। ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। इंडिविजुअल रिसोर्सेज
सेकंड है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड है आपका नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी व्यक्तिगत संसाधन। अब देखते हैं सर ये व्यक्तिगत संसाधन होते क्या हैं। ये होते हैं आपके वे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी यानी ऐसा कोई यानी ऐसी कोई वस्तु जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे कि आपका आ जाएगा एग्जाम्पल में, आपकी कार है, आपकी बुक है, आपका होम है एंड अर्थलैंड है, यानी आपका कोई भूमि का हिस्सा है, आपका कोई जगह है, घर है, खेत है, तो उस पर ओनली आपका ही अधिकार है, ना कि किसी और का। ये हो जाएगा आपका इंडिविजुअल में, यानी व्यक्तिगत संसाधन में आता है। सेकंड है आपका इसी में कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी सामुदायिक संसाधन। अब ये सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज होते क्या हैं सर, ये भी देख लेते हैं हम। ये होते हैं आपके वे संसाधन जो समुदाय के लोगों के होते हैं, यानी हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कोई ऐसी वस्तु यानी कोई ऐसा संसाधन जिसको एक से अधिक लोग यानी समुदाय में प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसा संसाधन यानी ऐसी वस्तु जो समुदाय के लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। तो ये हो गए आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है आपका पब्लिक पार्क एंड प्लेग्राउंड एंड टेम्पल, यानी पब्लिक पार्क यानी जैसे कि पब्लिक पार्क है तो उसको तो पूरा समुदाय ही यूज करेगा, उसको पब्लिक यूज़ करेगी, है ना। और नेक्स्ट है आपका प्लेग्राउंड, यानी जो खेलने का मैदान है उसको आप एक लोग तो यूज़ नहीं कर सकते, उसको कई लोग मिलकर समुदाय में मिलकर यूज़ कर सकते हैं। और आपका एक टेम्पल हुआ, टेम्पल यानी मंदिर है, उसमें एक लोग तो पूजा नहीं कर सकता ना, उसमें एक व्यक्ति पूजा कर नहीं सकता, तो इसीलिए वह समुदाय के लोगों का होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसोर्सेज, यानी नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये होते हैं आपकी राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। राष्ट्रीय संसाधन में आता है आपका कि वे संसाधन जो देश में पाए जाते हैं, यानी वे संसाधन जो देश में पाए जाते हैं तथा उस पर देश की सरकार का अधिकार होता है। यानी फर्स्ट है आपका देश में पाए जाने वाले संसाधन, यानी देश में मतलब कोई यानी देश में पाए जाने वाले संसाधन देश के होते हैं तथा उस पर पूरी तरह से देश की सरकार का अधिकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, जैसे कि रोड हैं हमारे, तो हमारे रोड हैं ना तो इन्हें कोई एक व्यक्ति यूज कर सकता, ना ही ये समुदाय में यूज करे जाते हैं, बल्कि ये तो नेशनल यानी राष्ट्र स्तर पर यूज करे जाते हैं तथा ये इन पर देश की सरकार का पूरा कानूनी अधिकार होता है। ठीक है सर। और आपकी ट्रेन है, तो ट्रेन है आपकी, ट्रेन पर भी राष्ट्र का अधिकार है एंड यानी जो नहर हैं आपकी उन पर भी हमारा राष्ट्र का ही अधिकार होता है। हाँ, एक बात तो उसमें और ध्यान रखना सर कि जैसे कि हमारा जो समुद्र है, यानी जो समुद्र है, समुद्र मतलब समुद्र का 22.2 किलोमीटर तक यानी 22.2 किलोमीटर तक का एरिया है, उस पर हमारे इंडिया का अधिकार है। यानी जो 22.2 किलोमीटर तक समुद्र में जो यहाँ तक सीमा है 22.2 किलोमीटर तक, उस पर हमारे देश का अधिकार है, ना कि किसी और देश का। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इंटरनेशनल रिसोर्सेज सर होते क्या हैं, ये होते हैं हमारे यानी जिन्हें पूरा संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा यूज किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यानी जैसे कि हमारा देश हुआ, अन्य देश हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, सोवियत संघ हुआ, यानी जैसे सभी देश हैं, यानी हमारे जितने भी देश हैं, हमारी जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सभी का अधिकार होता है। ये होती हैं आपकी, जैसे कि आपका मून है मतलब आपका चंद्रमा है, सन है यानी सूरज है, ओशन है यानी महासागर हैं, तो इन पर एक देश का हो नहीं सकता, ना ही एक व्यक्ति का अधिकार है, ना ही किसी समुदाय के व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है सर। तो इसमें हो जाएगा इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। तो ये होते हैं आपके इंटरनेशनल संसाधन। हमारा अंतिम है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के स्तर पर संसाधन। अब संसाधन ये भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका
पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभावी संसाधन। सेकंड है आपका डेवलपमेंट रिसोर्सेज यानी विकसित संसाधन। थर्ड है आपका स्टॉक रिसोर्सेज यानी भंडार संसाधन। फोर्थ है आपका रिजर्व रिसोर्सेज यानी संचित कोष संसाधन। सर अब देखते हैं हम कि इसमें पहला आता है, फर्स्ट है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभावी संसाधन। ये संभावी संसाधन होते क्या हैं सर, ये भी देख लेते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं, यानी वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं यानी किसी जगह पर उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि गुजरात एंड राजस्थान में जैसे कि आपकी विंड एनर्जी बहुत है, यानी राजस्थान एंड गुजरात में इसकी विंड एनर्जी तो बहुत है, यानी पवन ऊर्जा बहुत है हमारे गुजरात और राजस्थान में, बट इसका विकास नहीं हुआ है, यानी अभी इसका विकास नहीं हुआ है। तो आपको इसमें क्लियर हो रहा है कि मतलब वे संसाधन जो उपस्थित हैं लेकिन हम इनका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी गुजरात और राजस्थान की जो विंड एनर्जी है ये तो उपस्थित है, लेकिन हम अभी इसका विकास नहीं हुआ है, तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है सर। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट रिसोर्सेज यानी विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन होते क्या हैं ये भी देख लेते हैं हम, कि विकसित संसाधन वे होते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं तथा उनका विकास हो चुका है, यानी वे तकनीकी द्वारा गुणवान तथा विकसित हो चुके हैं, वे संसाधन होते हैं आपके विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन में क्या होता है आपका, जैसे कि आपका कोयला है, लकड़ी है, तो ये हो गए आपके रिसोर्स, ये हो गए आपके डेवलपमेंट रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल है कोयला एंड लकड़ी, यानी कोयला और लकड़ी आपके डेवलपमेंट रिसोर्सेज में आते हैं। थर्ड है आपका स्टॉक रिसोर्सेज यानी भंडार संसाधन। अब भंडार संसाधन में कौन कौन से आते हैं, भंडार संसाधन में आते हैं वे संसाधन जिन्हें हम उपयोग तो करते हैं बट हमारी प्रौद्योगिकी से दूर हैं, यानी हम जिन्हें उपयोग तो करते हैं लेकिन हमें तकनीकी के अभाव से इनको प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि आपका H2A यानी जल है, इसको हमें उपयोग करना तो आता है लेकिन हमारे पास तकनीकी का अभाव है, ना ही तो हम H2O को अलग कर सकते हैं और ना ही ये जान सकते हैं कि ये दोनों किस अभिक्रिया के द्वारा मिले। ठीक है सर। नेक्स्ट है आपका संचित कोष यानी रिजर्व रिसोर्सेज। अब रिजर्व रिसोर्सेज होते क्या हैं ये भी देख लेते हैं हम। रिजर्व रिसोर्सेज होते हैं आपके, हमें उपयोग करना तो आता है परंतु फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, यानी वे संसाधन जिन्हें हम यूज तो करते हैं, यानी जिनका हम उपयोग करना तो जानते हैं बट हम उसे फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। जैसे कि आपका फ्यूल हुआ, यानी जो जीवाश्म ईंधन है उसका हमें उपयोग करना तो आता है बट हम इसे भविष्य के लिए सेव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। इसीलिए हमें ये जो कोष हैं यानी हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, इनको बड़े ध्यान से संभल के यूज़ करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन भी इसे यूज़ कर सके। अब देखिए हमारे रिसोर्सेज तो हो गए आपके यहाँ पर ख़त्म, यानी ये रिसोर्सेज होते कितने प्रकार के हैं। अब हम देखते हैं कि इन रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सकता है, यानी अब हमको ये बचाना है, यानी इसको आने वाले जनरेशन भी यूज़ कर सकें इन रिसोर्सेज को, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, यानी जिसे हम कहते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग यानी संसाधन नियोजन। रिसोर्सेज प्लानिंग होती क्या है सर, इसे भी देख लेते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग वो होती है जिसमें गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि कौन सा संसाधन कहाँ है। इसमें गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है कि गवर्नमेंट यह पता लगाती है कि कौन सा संसाधन कहाँ पर है और कितनी क्वांटिटी में है, यानी कितनी मात्रा में है। ठीक है सर। एग्जाम्पल है आपका जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयला है, यानी झारखंड है या आपका मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, इसमें आपका कोयला बहुत है। सेकंड स्टेप है आपका
सरकार प्लान करती है कि इसे यूज़ कैसे करना है, यानी इसको यूज़ करने के लिए कैसी तकनीकी की आवश्यकता होगी और कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है यानी फाइनली स्टेप है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि इसे कितना यूज़ करना है, यानी इस रिसोर्सेज को कितना यूज करना है और कितना फ्यूचर के लिए सेव करना है। थर्ड स्टेप है आपका कि गवर्नमेंट ये थर्ड स्टेप में ये सोचती है कि इस रिसोर्सेज को कितना यूज करना है एंड कितना फ्यूचर के लिए सेव करना है। इसमें आपकी गवर्नमेंट इन 3 स्टेप्स में सोचती है, जिसे हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज यानी भू संसाधन। आपका ये है, जैसे कि ये आपका भूमि है, इस पे 43% है जो कि इस पर भू मैदान है, यानी जिस पर कृषि की जाती है। और सेकंड पॉइंट है इसमें आपका 30% जिस पर आपकी पर्वत हैं यानी माउंटेन हैं, एंड आपकी क्या है रिवर्स हैं यानी जो नदियां हैं वो आपकी 30% में आती हैं। एंड थर्ड पॉइंट है आपका 27% जिस पर आपकी मिनरल्स यानी धातुएं एंड जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। तो ये होता है आपका भू संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेज। अब देखते हैं सर, ये हमारा हो गया लैंड रिसोर्सेज यानी भू संसाधन हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप है लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण। अब ये भूमि निम्नीकरण और भूमि क्षरण होता क्या है ये भी देखते हैं हम। द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन and natural activities which makes it unfit for cultivation is known as land degradation। मीन्स अर्थ इसका ये होता है भूमि की गुणवत्ता में लगातार कमी का कारण है व्यक्तिगत और प्राकृतिक गतिविधियां, जिनके कारण हमारी जो भूमि है वो अनुपजाऊ होती जा रही है और उसमें खेती करना असंभव होता जा रहा है, खेती करना बहुत कठिन होता जा रहा है, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन या भूमि निम्नीकरण कहते हैं या भूमि क्षरण कहते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा भूमि निम्नीकरण। अब सेकंड स्टेप आता है इसमें रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि निम्नीकरण के कारण, यानी भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हैं ये भी हम देखते हैं इसमें। तो ये है आपका भूमि निम्नीकरण के कारण हैं आपके। फर्स्ट है इसमें आपका ओवर ग्रेजिंग, यानी ओवर ग्रेजिंग होता है यानी पशु चारण यानी पशुओं को चराना, मतलब कि पशुओं को एक ही स्थान पर चराना, यानी पशुओं को अगर हम एक ही स्थान पर लगातार चराते रहेंगे तो वहाँ पर जो है जो कि ह्यूमस हैं पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है सर, बार बार पर वहीं पर अगर हम एक ही जगह पर पशुओं को चराएंगे तो वहाँ पर पोषक तत्वों की कमी आएगी। सेकंड पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक ओवर ग्रेजिंग से यानी अधिक पशु चारण से वहाँ की भूमि पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सेकंड है हमारा ओवर इरिगेशन, यानी ओवर इरिगेशन फर्स्ट इसमें अधिक सिंचाई से भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है, यानी जो हम जैसे कि किसी जगह पर हम अधिक सिंचाई करेंगे तो ऊपर जो हमारे जो NPK होते हैं वो घुलकर नीचे चले जाएंगे, यानी जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो अधिकतर नीचे निश्चालित हो जाएगी, जिससे कि हमारी फसल की अच्छी पैदावार नहीं होगी। सेकंड है आपका कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूक्षरण अधिक होता है, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर भूमि क्षरण अधिक होता है। नेक्स्ट है थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण। अब औद्योगिकीकरण से कैसे होता है हमारा भूनिम्नीकरण यानी भूमि क्षरण कैसे होता है ये भी देखते हैं हम कि फैक्ट्रियों या कारखानों से निकलने वाला मलबा, यानी जैसे कि हमारा जो फैक्ट्री हैं या कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, जिससे कि इसमें जो काम होता है उनसे जो मलबा निकलता है यानी जो दूषित जल निकलता है वह भी हमारी मिट्टी को बहुत दूषित करता है, जिससे कि भूमि क्षरण की संभावना अधिक होती है और भूमि की गुणवत्ता में कमी ला देता है।
फाइनली आपका मिनिंग एंड सीमेंट, यानी खनिज निकालते समय खुदाई से भूमि का क्षरण होता है, यानी जब हम खनिजों को निकालने के लिए हम खनन क्रिया करते हैं यानी हम खुदाई करते हैं तो उससे भी हमारे भूमि का क्षरण होता है। सेकेंड है आपका सीमेंट उद्योग से, यानी सीमेंट उद्योग में जब हम सीमेंट को बनाते हैं तो चूना पत्थर को पीसने से, यानी जब जब हम चूना पत्थर को पीसते हैं तो उससे जो निकलने वाली जो धूल है, यानी जो उससे निकलने वाली जो डस्ट है, जो वो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जम जाती है, जो कि जब बारिश होती है तो वो जो डस्ट है उस पर जमकर बारिश के पानी को नीचे नहीं जाने देती, यानी उसको रोकने की, यानी जो जो मृदा में जो जल सोखने की जो क्रिया है उसको रोक देती है। देखिए दोस्तों, अब आपके रिसोर्सेज एंड काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन आपका यहाँ पर क्लियर होता है। और अब हम इसमें एक पॉइंट और रह गया है इसी में, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये आपका मृदा संसाधन यानी सॉइल रिसोर्सेज, अब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। अगर इस एपिसोड में यानी इस वीडियो में किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।